नमस्कार, मैं सुनील जुयाल। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया उत्तराखंड और हमारे साथ आज मौजूद है धनोल्टी विधानसभा से उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता श्री जोत सिंह बिष्ट जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में अब वरिष्ठ नेता भी हैं। इनसे जानेंगे अभी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी समान नागरिक संहिता जो कानून है उसका विधेयक पारित किया था, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि अभी तक इस राज्य के अधिकतर लोगों को यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता के बारे में जानकारी नहीं है और हम जानने की कोशिश करेंगे बिष्ट जी से कि आखिर ये यूसीसी क्या है, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है और क्या इसके उद्देश्य है, किस उद्देश्य से इस कानून को लाया गया है। बिष्ट जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, ये यूसीसी अभी उत्तराखंड ये समान नागरिक संहिता जो लागू किया गया है, कैबिनेट में पारित किया गया है, तो इसका उद्देश्य अभी तक उत्तराखंड की जो जनता है, कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है क्या है। और पूरे भारत में पहला राज्य यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड बना है। तो सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्या है। निश्चित रूप से मैं पहले तो ये साफ कर दूं कि ये यूसीसी नहीं बल्कि ये समान नागरिक संहिता है। कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। और समान नागरिक संहिता को विधानसभा के विशेष सत्र बुला करके उसमें ध्वनिमत से पारित करा करके हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम किया है वो हम सब के लिए गौरव का विषय है। और उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य हो गया कि जिसमें विधानसभा के अंदर कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता का बिल पारित करवाया गया। अब ये बिल राज्यपाल महोदय के पास जाएगा और उसके बाद मैं एक और जानकारी दे दूं कि ये राज्यपाल जी के दस्तखत से कानून नहीं बनेगा, बल्कि राज्यपाल जी इसको महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजेंगे और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद तब ये कानून बनेगा, तब उत्तराखंड में लागू होगा और तब हमको ये सही मायने में गौरव मिल पाएगा कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कॉमन सिविल कोड लागू किया। आपने कहा कि इसमें क्या विषय हैं और लोगों को जानकारी नहीं है। मैं तो आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, लोगों को जानकारी होगी और होनी चाहिए, क्योंकि जो कमेटी मई 2022 में इस कॉमन सिविल कोड के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए बनाएगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज और उनके साथ जो सहयोगी साथी थे, उन्होंने कहीं एक जगह कुर्सी मेज पर बैठ करके इसका ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, बल्कि उन्होंने लोगों को जितने भी सूचना के साधन हैं उनके माध्यम से अपने सुझाव देने के लिए आह्वान किया और लगातार 14 महीने तक ये काम चलता रहा। तो उसका परिणाम था कि 2,32,000 कुछ सुझाव लोगों के आए, यानी राज्य की 10% जनसंख्या ने सुझाव देने में भागीदारी की। उनका प्रयास से 72 स्थानों पर जन सुनवाई के तरीके से इस पर लोगों की राय ली गई। जन संवाद कार्यक्रम 43 स्थानों पर किए गए। तो इतनी व्यापकता से प्रचार प्रसार करने के साथ साथ जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग था उनसे संपर्क साधा गया, जो राजनीतिक दल से उनसे कहा गया कि आप भी अपने सुझाव दिए। भले ही राजनीतिक दलों ने सुझाव देने से परहेज किया और सदन में भी उनकी स्थिति ये हो गई थी कि न निगलते बन रहा था न उगलते बन रहा था, न वो समर्थन कर पा रहे थे न वो विरोध कर पा रहे थे। तो ये सारी स्थितियों के बीच में ये कॉमन सिविल कोड बिल जो पारित हुआ है, ये राज्य की आधी आबादी को समर्पित बिल है। हमारी जो मातृशक्ति है उनके अधिकारों पर जो पुरुष प्रधान समाज ने जो वो कर रखा था, तो उस पर उनको बहुत सारा मान सम्मान मिलने वाला है, उनके अधिकार बहाल होने वाले हैं और राज्य की सरकार उस बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। एक व्यक्ति जो एक से अधिक शादी करता था अब वो एक से अधिक शादी नहीं कर पाएगा, तो महिला के अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। एक व्यक्ति जो अवैध रूप से संतान पैदा करता था और उस संतान का कोई पूछने वाला नहीं होता था, उसको बोलते थे कि ये अवैध संतान है, तो अब अगर अवैध संतान पैदा होगी तो वो उसको कानूनी अधिकार होगा, वो अवैध नहीं वैध संतान होगी। ये दूसरा, क्योंकि उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, ये दूसरी काम होगी। जो मुस्लिम महिलाएं हैं, 3 तलाक से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको जो राहत दिलाई थी, उसके बाद एक बात रह गई थी हलाला, कि उनको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी रचा करके तब पुरानी शादी में वापस जा सकती थी, वो हलाला का प्राविधान खत्म कर दिया गया। लेकिन इस कानून की विशेषता ये है कि जो विपक्षी दल
समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए वो किसी समुदाय या धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक भावनाओं को आहत करेगी। इस कानून में बहुत बुद्धिमत्ता के साथ धर्म संप्रदाय को किनारे करके उन शब्दों को इस कानून में ड्राफ्ट में कहीं दूर दूर तक नहीं रखा गया और विपक्षी दल देखते रह गए कि ये इन्होंने क्या कर दिया, हतप्रभ थे। इस बिल से जब ये कानून बनेगा तो देश के अंदर जो जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत हम लोग महसूस करते थे वो लागू हो जाएगा। इस कानून से किसी के धार्मिक भावनाओं पर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, बल्कि जो हमारी जीवन जीने की पद्धति है, जब अपराध करने पर सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों पर एक ही कानून लागू होता है, तो फिर जो सामाजिक जीवन पद्धति है, सिविल कोड है, उस पे भी एक समानता क्यों ना हो। उसके लिए उत्तराखंड को धामी जी ने के नेतृत्व में पहला राज्य बनने का सौभाग्य मिला है। और अब मैं देख सुन रहा हूँ कि देश के कई राज्यों में कॉमन सिविल कोड लागू करने की मांग उठने लगी है। और अब तो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ तीसरी बार, और फिर इस देश में जो है इस कानून को बना करके लागू करने का रास्ता खुलेगा। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात है। हमको लोगों के बीच में जा करके इसकी जानकारी देनी चाहिए कि कॉमन सिविल कोड का क्या क्या फायदा होने वाला है। हमारे सामने जो पलायन है वो सबसे बड़ी समस्या है, तो जनसंख्या नियंत्रित होगी तो उसका लाभ मिलेगा। हमारे जो नौजवान होंगे उनको नौकरी मिलेगी, उनके लिए रोजगार के साधन खुलेंगे। तो वो बहुत सख्त जरूरत थी। तो मुझे उम्मीद है कि लोग इसको बेहतर तरीके से समझ करके इसका फायदा उठाएंगे। सर, इस कानून से जो ये पलायन हो रहा पहाड़ों में, क्या ये रुकने का इसमें आस है कुछ? देखिए, पलायन का जहाँ तक एक सवाल है कि जो प्रतिभाएं होंगी उनको या जो साधन युक्त लोग होंगे उनके बच्चे पढ़ने जाएंगे, उनको जाना चाहिए अच्छी शिक्षा के लिए। जो प्रतिभाशाली नौजवान होंगे उनको अपने बेहतर भविष्य के लिए जाना चाहिए। हमारा पलायन रोकने के मंशा केवल उन नौजवानों के लिए होनी चाहिए जो यहाँ से जाकर के प्राइवेट सेक्टर में कम तनख्वाह पर 8 के बजाय 12 घंटे तक मालिक के दबाव में नौकरी करते हैं, उनका शोषण होता है। उनका पलायन कैसे रुके, इस पर काम करना चाहिए। तो कॉमन सिविल कोड में पलायन रोकने की मैं कह रहा हूँ कि जनसंख्या नियंत्रित होगी तो काम के अवसर हमारे बढ़ेंगे। जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो फिर नौकरी की आवश्यकता ज़्यादा होगी तो लोगों को दौड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दूरगामी इसके परिणाम इस मामले में अच्छे होंगे, त्वरित नहीं होने वाले हैं लेकिन दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे। हमको पलायन को रोकने के लिए अपने इर्द गिर्द जो संसाधन हैं, अपने नौजवानों को उसके लिए बाहर भागने के बजाय यहाँ पर जो स्वरोजगार के साधन है उनकी तरफ उनको जरूर प्रेरित करना चाहिए। तो निश्चित रूप से पलायन पर रोक लगेगी। जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद।